Good morning, dear students. Today we will discuss about the van der Waal equation of state for real gases. अर्थात आज हम वास्तविक गैसों के लिए van der Waal समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये अध्ययन किया था कि रियल गैसेस सभी कंडीशंस में आइडियल गैस इक्वेशन अर्थात PV इक्वल टू nRT की पालना नहीं करती हैं। अर्थात वास्तविक गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती हैं। वास्तविक गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों दर्शाती हैं? इसके पीछे कारण ये है कि गैसों की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की दो अवधारणाएं वास्तविक गैसों के लिए सही परिणाम नहीं देती है। पहली अवधारणा है कि गैस के अणु का वास्तविक आयतन गैस द्वारा घेरे गए कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। दूसरी अवधारणा है गैस के अणु के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। ये दोनों ही अवधारणाएं वास्तविक गैसों पर लागू नहीं होती हैं और इसी कारण से वास्तविक गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती हैं। वास्तविक गैसों के व्यवहार को एक्सप्लेन करने के लिए 1873 में van der Waal ने एक फेमस इक्वेशन प्रपोज की जिसको हम van der Waal इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस और इम्परफेक्ट गैस कहते हैं। van der Waal ने निम्नलिखित दो सुझावों को शामिल करके आइडियल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई किया तथा एक नई समीकरण का व्युत्पन्न किया जिसको हम van der Waal इक्वेशन कहते हैं। पहला सुझाव है कि कुल आयतन की तुलना में गैस का जो वास्तविक आयतन है वो नगण्य नहीं होता है। सेकंड पॉइंट है कि गैस के अणु के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। इन दोनों सुझावों को उसने आदर्श गैस समीकरण में शामिल किया। जो फर्स्ट जो पॉइंट है इसके संदर्भ में van der Waal ने आदर्श गैस समीकरण के आयतन में करेक्शन किया, वॉल्यूम में करेक्शन किया और सेकंड पॉइंट के रेफरेंस में van der Waal ने आइडियल गैस इक्वेशन के प्रेशर में करेक्शन किया, दाब में संशोधन किया। सबसे पहले हम करेक्शन फॉर वॉल्यूम के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, माना कि एक मोल गैस का कुल आयतन V है। आइडियल गैस इक्वेशन के डेरिवेशन में हमने माना कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं? पॉइंट मास के रूप में होते हैं, बिंदु द्रव्यमान के रूप में होते हैं। पॉइंट मास के रूप में होने के कारण क्या मानेंगे हम? जो आयतन है वो क्या मानेंगे? नगण्य मानेंगे। लेकिन van der Waal ने बताया कि वास्तविक गैसें हैं, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हार्ड स्फीयर के रूप में होते हैं, दृढ़ गोले के रूप में होते हैं और इस कारण से क्या होता है? इनका आयतन है वो निश्चित होता है। अर्थात वास्तविक गैसों के आयतन को हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। दूसरी बात, आदर्श गैस जो समीकरण हमारी PI इक्वल टू nRT, इस समीकरण में जो VI है वो क्या शो कर रहा है? ये VI जो वॉल्यूम है इस बात को शो कर रहा है कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स जो पॉइंट मास के रूप में हैं उनका वॉल्यूम नगण्य है, नेग्लिजिबल है। इस कारण से ये जो VI है ये टोटल वॉल्यूम है जिसके अंतर्गत गैस के मॉलिक्यूल घूमने के लिए फ्री हैं। किस कंडीशन में? आइडियल गैस के कंडीशंस में VI वह वॉल्यूम है जिसके अंदर आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स घूमने के लिए फ्री हैं। लेकिन van der Waal ने क्या बताया? van der Waal ने ये बताया कि वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? गैस की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मूवमेंट के लिए जो वॉल्यूम है वो V नहीं होगा, V से कुछ कम होगा।
यानी गैस के मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट करने के लिए वी वॉल्यूम से कम वॉल्यूम में स्पेस अवेलेबल होगा और उस कम स्पेस में ही वह मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूवमेंट कर पाएंगे। वान डर वाल ने सजेस्ट किया कि यदि हम टोटल वॉल्यूम वी में से करेक्शन टर्म बी को घटा दें तो क्या होगा, तो जो बचा हुआ जो वॉल्यूम होगा वो आइडियल वॉल्यूम होगा और वो वॉल्यूम है कंप्रेस्ड हो सकता है और उसी वॉल्यूम के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। और इस करेक्शन टर्म को नाम दिया गया है, बी को नाम दिया गया एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, वर्जित आयतन। यानी वो क्षेत्र क्या है, वर्जित है। यानी गैस के मॉलिक्यूल्स ने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, ग्रहण कर लिया कि उस स्पेस में उस वॉल्यूम के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, वर्जित हो गया वो पार्ट। यदि आदर्श गैस का जो वॉल्यूम है वो वी आई हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वी आई इक्वल टू जाएगा वी माइनस से बी। वी आई वह वॉल्यूम है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स घूमने के लिए फ्री हैं और जो वी है टोटल वॉल्यूम है, इसमें से हमने गैस के अणु ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है सिंपल वर्ड्स में उसको हमने घटा दिया तो शेष हमारे पास क्या आ गया, आइडियल वॉल्यूम आ गया और जो कि कंप्रेस्ड है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स घूमने के लिए फ्री हैं। यदि गैस के एन मोल्स हैं उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वी आई इक्वल टू जाएगा वी माइनस से एन बी हो जाएगा। ओके, तो यानी आदर्श गैस समीकरण है हमारी पी आई वी आई इक्वल टू एन आर टी थी, इसमें हमारे वी आई की जगह क्या आ जाएगा, वी आई की जगह वी माइनस से एन बी आ जाएगा एन मोल के लिए और 1 मोल के लिए जाएगा वी माइनस से बी आ जाएगा। अब हम बी का मान ज्ञात करेंगे, तो वर्जित आयतन बी है उसका मान ज्ञात करेंगे कि उसका क्या फॉर्मूला होगा। माना कि गैस के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो अनपेनिट्रेबल और इनकम्प्रेसिबल स्पेस के रूप में है जो कि एक दूसरे को टच किए हुए हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक जो मॉलिक्यूल है, प्रत्येक मॉलिक्यूल का डायमीटर है, व्यास है, और कितना है, डी है। डी व्यास के गोले स्पेयर्स हैं। अब देखिए, आप ध्यान दीजिए, दोनों क्या मॉलिक्यूल हार्ड स्पेयर है। इस कारण से क्या होगा, इस कारण से डायग्राम में शो रहा है कि डी से कम डिस्टेंस पर ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे क्योंकि हार्ड स्पेयर है, इनको कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हम। ओके, अब देखिए, यदि हम इन दोनों गोलों को ऐसा मानते कि इनको हमने ओपन कर लिया, खोल दिया, यहाँ से देखो इधर से खोल दिया, इसको इधर से खोल दिया, अब पूरे को हमने ओपन कर लिया, ऐसे ओपन कर लिया ऐसे, तो क्या बन जाएगा, ये एक बड़ा स्पेयर बन जाएगा, लार्ज स्पेयर बन जाएगा लार्ज स्पेयर। यानी सिंपल वर्ड्स में हम क्या कर सकते हैं कि जब दोनों मॉलिक्यूल्स को हमने खोला, खोलने पश्चात क्या होगा, ये एक बड़ा स्फीयर बन गया। तो बड़ा स्फीयर है ना, इस स्फीयर की जो रेडियस है वो क्या है, डी होगी। यानी डी रेडियस का एक बड़ा स्फीयर, एक गोला बन गया, और वो बड़ा स्फीयर जो है, जो वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा, उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। यानी क्या होगा, वो वर्जित आयतन होगा। यानी इन दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए इस डी रेडियस का जो स्फीयर बनता है वो स्फीयर ही एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, फॉर दिस पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स देयरफॉर ए स्फीयर ऑफ रेडियस डी एंड देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई डी क्यूब। हम जानते हैं कि जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई रेडियस का क्यूब होता है। रेडियस यहाँ पर क्या है, डी है। रेडियस यहाँ पर क्या है, डी है, इसलिए क्या बन गया, 4/3 पाई डी क्यूब हो गया, और इसको बोलते हैं अपन एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। यानी इन दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए जो वर्जित आयतन है वो क्या होगा, 4/3 पाई डी क्यूब हो गया। एक मॉलिक्यूल ज्ञात करना है हमें, तो क्या लिखेंगे, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे हम, तो क्या बन जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारा 2/3 पाई डी क्यूब।
2/3 पाई d³ क्या है? वन मॉलिक्यूल के लिए वर्जित आयतन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब जो एक मॉलिक्यूल का है उसका जो वास्तविक आयतन है, एक्चुअल वॉल्यूम क्या होगा? वन मॉलिक्यूल हमारे पास लिया, ये ले लिया, कोई सा भी ले लिया हमने, इधर ये वाला ले लिया, ये वाला मॉलिक्यूल ले लिया हमने। इसका डायमीटर कितना है? d है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? d/2 हो जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम? 4/3 पाई d/2 हो जाएगी, d/2 हो जाएगी। तो यानी एक्चुअल वॉल्यूम फॉर वन मॉलिक्यूल 4/3 पाई d/2 हो जाएगी। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे शो कर रहे हैं हम 4/3, और जो 2 कितने बार हैं? 3 टाइम्स हैं, तो इसको ऐसे शो कर दिया, 2 इंटू में 4 कर दिया, 2 इंटू में 2 हो गया, 3 टाइम है नहीं, तो इसको हम 2 इंटू 2 कितना बना दिया हमने? 4 बना दिया। तो ये वास्तव में क्या हो गया? वास्तव में ये बन गया 4/3 इंटू में 2 इंटू में 4, और पाई d³ है पहले से। इस 2 को इस 2 से क्या कर दिया हमने? कैंसिल कर दिया। तो वास्तव में तो क्या बन गया? वास्तव में क्या बन गए? 2/3 एक आ गया यहाँ पर, 2/3 पाई d³ को हमने एक साथ लिख दिया, और 1/4 को हमने एक साथ लिख दिया। तो इधर क्या बन गया? ध्यान दीजिए, ये बन गया एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल 1/4 2/3 पाई d³ बन गया। अब 2/3 पाई d³ क्या है? एक मॉलिक्यूल का वर्जित आयतन है, अर्थात एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या है? 1/4 इंटू में अस्क्यूलेटेड वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, जो कितना है? 2/3 पाई d³। इससे क्या स्पष्ट हो गया? स्पष्ट हो गया इससे कि अस्क्यूलेटेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल इससे इक्वल टू क्या? इसको इधर ले आओ, 1/4 था मल्टीप्लाई में, इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो बन गया 4 इंटू में एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि एक मॉलिक्यूल का जो वर्जित आयतन है उसके वास्तविक आयतन का 4 गुना होता है। दैट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज 4 टाइम्स टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। Therefore, excluded volume for 1 mole of molecule, कितना मॉलिक्यूल है? 1 मोल है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम Na नंबर ऑफ अवोगाद्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान दीजिए आप, 4 तो यहाँ पर है ही, 4 आ गया है, और हमने यहाँ लिख दिया Na हो गया 1 मोल के लिए हो गया, और वास्तविक आयतन कितना है? एक्चुअल वॉल्यूम 4/3 पाई d/2 की पावर क्या है? 3 है। एक अणु का वास्तविक आयतन कितना है? 4/3 पाई d/2 की पावर 3 है। या ये क्या था? ये हमारा b था, b यहाँ पर क्या है? वर्जित आयतन है, तो b क्या बन गया? 4/3 पाई d/2 की पावर 3 हो गया। इस प्रकार से हम, इस फॉर्मूले से हम वर्जित आयतन b की गणना कर सकते हैं एक मोल के लिए। द वॉल्यूम b पर मोल इज आल्सो नोन एज को वॉल्यूम, सह आयतन के रूप में इसको हम जानते हैं। ओके। सेकंड हमारी टर्म है वो है करेक्शन फॉर प्रेशर। प्रेशर में हम करेक्शन करेंगे। आप ध्यान दीजिए इस डायग्राम की तरफ, ये एक पात्र है, इस पात्र में गैस भरी हुई है, गैस के बहुत से अणु हैं, लेकिन हम 2 ही अणु पे ध्यान दे रहे हैं। एक तो सी अणु है ये वाला, एक डब्ल्यू अणु है ये वाला। सी जो अणु है वो कहाँ पर है? इस पात्र के बीच में है, मध्य में है, और डब्ल्यू जो मॉलिक्यूल है वो इस पात्र की दीवार के पास में। आप देखिए इस पात्र में जो सी जो मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है? वो चारों तरफ से विभिन्न मॉलिक्यूल्स द्वारा घिरा हुआ है, और इन विभिन्न मॉलिक्यूल्स अणु द्वारा घिरा होने के कारण क्या होगा? ये सभी जो अणु है वो इसको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, और इस आकर्षण का परिणाम ये होगा
कि ये सभी आकर्षण बल एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देते हैं, जिस कारण से क्या होगा, इस अणु C पर लगने वाला जो परिणामी आकर्षण बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन जो अणु, तो ये वाला W, जो अणु पात्र की दीवार के पास में है, W अणु ना पात्र की दीवार के पास में होता है या पात्र की दीवार से टकराने वाला होता है, उस पर परिणामी आकर्षण बल क्या होगा, पात्र की दीवार के अंदर की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ अधिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को बैक साइड में धक्का देंगे, खींचेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, जो परिणामी आकर्षण बल होगा वो इसके बैक साइड में कार्य करेगा, और इस कारण से पात्र की दीवार के पास स्थित जो मॉलिक्यूल है अंदर की तरफ एक अट्रैक्शन होगा, और अतः वह अणु पात्र की दीवार से कम वेग से यानी स्लो स्पीड से टकराएगा और पात्र की दीवार पर वो कम दाब डालेगा। ओके, इस कारण से क्या होगा, गैस का जो वास्तविक दाब है वो आदर्श गैस के दाब की तुलना में कम हो जाएगा। यानी जो दाब आदर्श गैस कंडीशन में लगना चाहिए, आदर्श गैस में क्या माना था हमने कि गैस के अणु के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है, गैस के अणु पात्र में फ्रीली मूवमेंट करते हैं और मैक्सिमम वेलोसिटी से वो पात्र के द्वारा टकराते हैं और मैक्सिमम प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। लेकिन वास्तविक गैसों में क्या हो रहा है, वास्तविक गैस में जो मॉलिक्यूल पात्र की दीवार के पास है वो बैक साइड से विभिन्न मॉलिक्यूल्स द्वारा वो अपने तरफ उसका क्या होता है, खिंचाव होता है, और इस कारण से वह जो मॉलिक्यूल है वो पात्र से जितने वेग से टकराना चाहिए उतने वेग से टकरा नहीं पाता है, और इस कारण से वो कम दाब डालता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो आदर्श गैस समीकरण है उसमें हम देखा था ना, PI VI इक्वल टू nRT थी हमारी। इसमें जो PI है आदर्श दाब है, यदि हम गैस का दाब कितना माने, हम P मान लें, उस P में हमें एक करेक्शन टर्म जो दाब कम हुआ ना आकर्षण के कारण, वो हम जोड़ दें। P में क्या कर दें, दाब क्या है, कुल दाब कितना गैस का P है, इस दाब P में जो कम हुआ दाब P है वो जोड़ दें, तो उन दोनों का जोड़ने के पश्चात जो दाब प्राप्त होगा वो आदर्श गैस का दाब प्राप्त हो जाएगा, PI प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सी बात क्या होगी कि आइडियल गैस इक्वेशन में हम, या आइडियल गैस इक्वेशन के जो प्रेशर, आइडियल प्रेशर है उसको प्राप्त करने के लिए वास्तविक गैसों के रेफरेंस में हमें टोटल प्रेशर में एक करेक्शन टर्म प्रेशर के रेफरेंस में स्मॉल p जोड़ना पड़ेगा, और स्मॉल p जोड़ने के पश्चात जो दाब प्राप्त होगा नया दाब, वह दाब भी आइडियल गैस इक्वेशन का जो प्रेशर है उसके बराबर होगा। जिसको हम बोलते हैं कटेड प्रेशर। PI इक्वल टू क्या होगा, P प्लस P हो जाएगा। Evidently, the correction term P is proportional to the density of the gas near the wall and density of the gas inside the bulk, inside or bulk. Okay? ये क्या शो कर रहा है कि जो correction term P है कि उसका जो मान है वो दो बातों निर्भर करता है। पहली बात यह है कि गैस के उन अणु की संख्या जो पात्र की दीवार पर टकराने वाले अणु पर खिंचाव उत्पन्न करते हैं, अर्थात गैस के घनत्व पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि गैस के उन अणु की संख्या पर जो पात्र की दीवार से इकाई क्षेत्रफल पर सेकंड टकराते हैं, और ये भी बात भी किस पर डिपेंड करती है, ये बात भी गैस के घनत्व पर डिपेंड करती है। अर्थात जो करेक्शन टर्म है P है वो गैस के घनत्व के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी स्मॉल p प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी की पावर 2 हो जाएगा। और चूंकि जानते हैं हम कि फॉर 1 मोल के लिए क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है 1/v होता है, और यदि कितने मोल हो, n मोल हो, तो हो जाएगी डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी n/v फॉर n मोल। ओके, हेंस इसलिए P प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, स्मॉल p है, स्मॉल p यहाँ किसके रेफरेंस में है, करेक्शन प्रेशर जो है ना उसके रेफरेंस में शो कर रही है, P प्रोपोर्शनल टू 1/v फॉर 1 मोल के लिए हो जाएगा,
और P इक्वल टू A अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा फॉर 1 मोल के लिए। ओके, A यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको वन डायमेंशनल कांस्टेंट बोलते हैं हम। ओके, और कितने मोल हैं, n मोल हैं, तब बन जाएगा P प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर फॉर n मोल के लिए, या P इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर फॉर n मोल्स। ए यहाँ पर क्या है, वन डायमेंशनल कांस्टेंट है। ओके, इसलिए करेक्टेड प्रेशर, ये जो पी आई है आइडियल प्रेशर, वो क्या हो जाएगा, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर फॉर वन मोल के लिए हो जाएगा, और यदि कितने मोल हैं, n मोल, तब हो जाएगा P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर जाएगा। ए यहाँ कांस्टेंट है जो कि गैस की नेचर पर डिपेंड करता है। ओके, तो इस प्रकार से ये जो मान प्राप्त हमारा वो क्या है, पी आई है। इस प्रकार से हमने आइडियल प्रेशर पी आई को एवं आइडियल वॉल्यूम वी आई को ज्ञात कर लिया, और इन दोनों मानों को हम आइडियल गैस इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं, तो हमें एक मोल के लिए तो ये समीकरण प्राप्त होती है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी बराबर आर टी फॉर 1 मोल के लिए, और कितने मोल हैं, n मोल हैं, उसके लिए हो जाएगी P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी फॉर n मोल्स। ये दोनों ही वन डायमेंशनल समीकरण हैं। ओके, इसमें जो क्वेश्चन टर्म है हमारी, ये वाली P स्मॉल p है, इसको हम एक नया नाम दिया गया है, नया नाम देते हैं, वो है इंटरनल प्रेशर, यानी P बराबर क्या है, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ये गैस के आंतरिक दाब को रिप्रेजेंट करती है। आप देखते हैं कि वन डायमेंशनल कांस्टेंट जो है ना ए और बी, इनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो पहले देखिए हम वन डायमेंशनल कांस्टेंट ए का क्या सिग्निफिकेंस है, किसको रिप्रेजेंट करता है। वन डायमेंशनल कांस्टेंट ए है वो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को, कोहेशन फोर्स को ये मेजर करता है, मापता है। ए का मान जितना अधिक होगा, अट्रैक्शन फोर्स उतना ही अधिक होगा, और वह गैस उतनी ही आसानी से लिक्विफाई यानी द्रवित हो सकती है। तो सिंपल वर्ड्स में क्या होगा, हाई वैल्यू ऑफ वे ए, यानी ए का जितना अधिक मान होगा किसी गैस के लिए, वह गैस उतनी ही आसानी से द्रवित यानी द्रव अवस्था में, या इसको लिक्विफाई हम कर सकते हैं। सेकेंड हमारा वन डायमेंशनल कांस्टेंट बी है। ये जो वन डायमेंशनल कांस्टेंट बी है वो गैस मॉलिक्यूल्स की इफेक्टिव साइज, प्रभावी आकार को ये मेजर करता है कि कितना वॉल्यूम है वास्तव में उस गैस के मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई किया है, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब देखेंगे हम वन डायमेंशनल कांस्टेंट जो ए और बी है, उनके यूनिट्स क्या होंगे, मात्रक क्या होंगे। पहला है यूनिट्स ऑफ ए, क्योंकि P इक्वल टू क्या है, P इक्वल टू है ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। P यहाँ पर क्या है, आंतरिक दाब है ना, ये ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर के बराबर है। तो इससे ए बराबर क्या बन गया समीकरण से, ए बराबर समीकरण से बढ़ गया, तो इस समीकरण से ए बराबर क्या बन गया, ए बराबर हो जाएगा पी वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। और P का क्या होता है यूनिट, एटमॉस्फेयर होता है, V का क्या होता है, लीटर स्क्वायर होता है, और नीचे अपॉन में क्या है, एन स्क्वायर मोल्स हैं, तो जाएगा एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर हो जाएगा। और लीटर बराबर क्या होता है, लीटर बराबर होता है DM क्यूब। इसका मतलब क्या, यदि बार में हो तो क्या हो जाएगा, बार DM6 हो जाएगा, कि एक L बराबर क्या है, DM क्यूब है। तो ये कितने L हैं, L स्क्वायर हैं, तो DM की पावर क्या होगी, 6 हो गई। तो क्या हो जाएगा, बार DM की पावर 6 से पर मोल स्क्वायर हो जाएगा। एक का मात्रक है एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, या बार DM6 पर मोल स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड हमारे यूनिट्स ऑफ बी है। बी कब आया है, किस संदर्भ में आया है, V बराबर एन बी के संदर्भ में आया है। V बराबर एन बी, तो इससे बी क्या होगा, V अपॉन एन हो गया। तो ये V का मात्रक क्या है, लीटर है, एन का क्या है, मोल है, तो लीटर पर मोल हो गया, या DM क्यूब पर मोल हो गया। इस प्रकार से हमने ए और बी के मात्रक ज्ञात कर लिए। इस प्रकार इस वीडियो में हमने
वास्तविक गैसों के लिए, आदर्श वास्तविक गैसों के लिए वान डेर वाल्स समीकरण का डेरिवेशन क्या है। इस वान डेर वाल्स समीकरण के आधार पर विभिन्न कंडीशंस में हम कैसे इसको गैसों पर अप्लाई करेंगे, इसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।